इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजर इनपुट एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। दिस मीन्स कि हम लोग यूनिट 2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। हेलो एवरीवन, welcome back to everything computers. If you are new to my channel, please take a moment to hit that subscribe button. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट क्या है? जब भी हमने अपना कोई भी प्रोग्राम क्रिएट किया और उस प्रोग्राम को हमने इस अकॉर्डिंगली क्रिएट किया कि जो भी हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो हमें यूजर प्रोवाइड करेगा जब भी यूजर उस प्रोग्राम को यूज कर रहा होगा अपने पर्पस के लिए। तो जैसे ही यूजर हमें फिर वो इनपुट प्रोवाइड करता है तो वो इनपुट की जो भी वैल्यू होती है वो बेसिकली कंप्यूटर हमारा फेच करता है और उसको वेरिएबल्स में जाके स्टोर कर देता है, जो भी वेरिएबल्स हमने उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में डिक्लेयर किए होते हैं। तो अब यूजर से हम किस तरह से इनपुट लेते हैं, यानी कि हम कौन सी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम में जिससे कि कंप्यूटर को पता चलता है कि इस पॉइंट पे हमें यूजर से इनपुट लेनी है। तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पाइथन लैंग्वेज में जैसे ही हम लोग अपना प्रोग्राम रन करते हैं और जैसे ही इंटरप्रेटर इनपुट फंक्शन को एनकाउंटर करता है तो उसको उसी टाइम रियलाइज हो जाता है कि अब जो भी मेरे को डाटा की नीड है वो मेरे को यूजर प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब कि हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं यूजर से डाटा लेने के लिए जब भी हम लोग स्क्रिप्ट मोड पे वर्क कर रहे होते हैं। दिस मीन्स कि आप लोग जब भी पाइथन शेल यानी कि एडिटर मोड पे वर्क करोगे तो उस टाइम पे आप इनपुट फंक्शन नहीं यूज करोगे यूजर से डाटा लेने के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो इनपुट फंक्शन के साथ रिलेटेड है वो ये है कि इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है यूजर से वो स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है और उस वैल्यू पे कुछ भी इवैल्यूएशन नहीं होती है। इसका मतलब जैसे ही यूजर ने डाटा इनपुट किया कीबोर्ड से और जैसे ही उसने एंटर की प्रेस की तो वो जो भी उसने डाटा इनपुट किया वो डाटा स्क्रिप्ट मोड को रिटर्न हो जाता है, यानी कि वो एज इट इज वो सारी वैल्यू स्क्रिप्ट मोड पे जाके रिटर्न हो जाती है और जिस भी वेरिएबल के लिए हमने वो डाटा यूजर से लिया है वो फिर उस वेरिएबल को जाके असाइन हो जाता है। उसके बाद जो भी फर्दर उसके ऊपर इवैल्यूएशन होनी है फिर वो उस वैल्यू पे इवैल्यूएशन होती है। तो लास्ट थिंग इम्पोर्टेंट थिंग जो इनपुट फंक्शन के साथ रिलेटेड वो ये है कि यूजर तब तक इनपुट प्रोवाइड करता है जब तक कि वो एंटर की प्रेस नहीं कर देता, यानी कि जब तक कि इंटरप्रेटर को रियलाइज नहीं होता कि न्यू लाइन एनकाउंटर हुई है तब तक वो यूजर से इनपुट लेता रहेगा और तब तक जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो इनपुट रीड करता रहेगा। जैसे ही यूजर इनपुट प्रोवाइड करने के बाद एंटर की प्रेस करेगा तो जो हमारा कर्सर होता है वो न्यू लाइन पे चला जाता है और इंटरप्रेटर को भी पता चल जाता है कि बस इतनी ही वैल्यू हमें एज अ इनपुट लेनी थी यूजर से और इसके बाद फिर वो वैल्यू को पाइथन शेल से स्क्रिप्ट मोड पे रिटर्न करके जो भी फर्दर उसके ऊपर इवैल्यूएशन होनी है फिर वो फर्दर इवैल्यूएशन होती है और हमें फिर जो आउटपुट है वो पाइथन शेल पे मिलता है। तो पाइथन लैंग्वेज पे हमारे पास एक और फंक्शन आता है इवैल, जिसको कि हम यूजर इनपुट फंक्शन की तरह ही यूज करते हैं। तो ये फंक्शन हम तभी यूज करते हैं जब हमें इंस्टेंटली जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन करनी होती है। दिस मीन्स कि जो भी हम इवैल्यूएशन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो एज अ स्ट्रिंग लेता है और उसके बाद हमें उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके और जो भी रिजल्ट है हमें वो न्यूमेरिक की फॉर्म में ही देता है। इसका मतलब कि हमें इवैल फंक्शन में जो भी वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है वो हमें इन्वर्टेड कोड्स में प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो उसको एज अ स्ट्रिंग ले। सपोज अगर आप मेरे को यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं इसको एज अ स्ट्रिंग प्रोवाइड करूंगी इवैल में और उसके बाद जब इसके ऊपर इवैल्यूएशन होके मेरे को आउटपुट मिलेगा वो मेरे को न्यूमेरिक फॉर्म में ही मिलेगा। तो अगर आपने जो भी इवैल में वैल्यू प्रोवाइड की है वो अगर आप इन्वर्टेड कोड्स में प्रोवाइड नहीं करते यानी कि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में फिर वो नहीं लेगा और उस केस में फिर आपको जो भी आंसर मिलेगा वो एज अ एरर मिलेगा। और इन केस अगर आपने जो भी अंदर वैल्यू प्रोवाइड की है वो आपने नंबर के फॉर्म में भी नहीं की है तो भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक एरर के फॉर्म में ही मिलेगा। तो अब हम इनपुट फंक्शन और इवैल फंक्शन दोनों को
पाइथन शेल पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले इनपुट फंक्शन ट्राई करके देखते हैं पाइथन शेल पे, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनपुट फंक्शन हम पाइथन शेल पे क्यों नहीं यूज करते। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर दिया है, और जो भी इंस्ट्रक्शन मेरे को यूजर को देनी है इनपुट लेने के लिए, तो वो मैं इनपुट फंक्शन में प्रोवाइड करूंगी। इनपुट फंक्शन हमेशा ही आर्गुमेंट स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, इसलिए हमें जो भी इनपुट फंक्शन में लिखना होता है वो हमें इन्वर्टेड कोड्स के बीच में लिखना होता है, नहीं तो हमें एरर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे को नेक्स्ट लाइन में ही कंप्यूटर ने यूजर से जो भी उसको डाटा चाहिए उसके लिए उसने इंस्ट्रक्शन यूजर को प्रोवाइड कर दिए। तो अब मैं यहाँ पे यूजर ने सपोज अपना नेम एंटर किया है, तो अब अगर मेरे को चेक करना है कि नेम वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, आप देख सकते हैं कि राम वैल्यू स्टोर हो गई। अब आप देख सकते हैं कि पाइथन शेल पे भी इनपुट फंक्शन वर्क कर रहा है, बट हम यहाँ पे क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि हम जैसे ही इंस्ट्रक्शन इनपुट फंक्शन की पाइथन शेल पे लिखते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे ही हमें कंप्यूटर को जो भी यूजर से इनपुट लेनी है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी हमें देनी है हम दे सकते हैं। तो ये ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं लगता है पाइथन शेल पे इनपुट फंक्शन यूज़ करना। तो मैंने ऑलरेडी सम का प्रोग्राम क्रिएट करके रखा है, तो मैं आपको वो रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक num1 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और हमने स्टार्टिंग में डाटा टाइप मेंशन कर दिया क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा ही स्ट्रिंग के फॉर्म में डाटा लेता है, तो वो जब इसके ऊपर इवैल्यूएशन करेगा तो वो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग ही करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी इवैल्यूएशन हो वो इंटीजर के फॉर्म में हो, इसलिए हमने स्टार्टिंग में इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया है कि num1 जो भी वैल्यू होगी उसको आपको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर जो इवैल्यूएशन करनी है वो करनी है। सेम हमने num2 भी डिक्लेयर कर दिया है। फिर उसके बाद हमने एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हमने num1 num2 के ऊपर जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करने के बाद उस जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया, और लास्ट में हमने रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करवाया। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया तो मेरे को फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मिल गई एंटर द, यानी कि यूजर को फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मिल गई कि एंटर द फर्स्ट नंबर। यूजर ने जैसे ही फर्स्ट नंबर एंटर किया उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिल गई एंटर द सेकेंड नंबर, और लास्ट स्टेप में हमें जो भी हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें इवैल्यूएट होके मिल गया है। लेकिन अगर आप सेम यही सम वाला प्रोग्राम पाइथन शेल पे करते तो आपको सबसे पहले नंबर 1 डिक्लेयर करना पड़ता और नेक्स्ट लाइन में ही आपको उसकी वैल्यू को इनपुट करवाना पड़ता, जैसे सेम हमने यहाँ पे नेम के केस में किया। तो इसलिए हम लोग इनपुट फंक्शन को स्क्रिप्ट मोड पे यूज करना प्रेफर करते हैं। तो अब हम इवैल फंक्शन देख लेते हैं। तो इवैल फंक्शन को भी आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में लेते हैं वो भी आर्गुमेंट, तो उसको भी आपको इन्वर्टेड कोड्स के बीच में ही देना पड़ता है जो भी इंस्ट्रक्शन पे आपको इवैल्यूएशन करनी है। लेकिन इसके अंदर फिर इन्वर्टेड कोड्स में जो भी आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी होती है वो आपको न्यूमेरिक फॉर्म में ही करनी होती है, क्योंकि नहीं तो हमें एरर मिल जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर इवैल्यूएशन होनी थी उसका आउटपुट मेरे को नेक्स्ट लाइन पे मिल गया है। लेकिन अगर मैं इवैल्यूएशन में ये इन्वर्टेड कोड्स ना यूज करूं तो फिर मेरे को रिजल्ट मिलेगा तो मेरे को एरर शो हो जाएगा। और अगर मैं इवैल्यूएशन में इन्वर्टेड कोड्स लगा के स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दूं तो क्या मेरे को रिजल्ट मिलेगा? अगर मैं ऐसे ही कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड करूँ तो देख सकते हैं आप तब भी मेरे को एरर ही मिल जाएगा। यानी कि आपको हमेशा जब भी वैल फंक्शन यूज करना है तो आपको जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने, जो भी एक्सप्रेशन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आपको वो एक्सप्रेशन न्यूमेरिक फॉर्म में ही देनी है और उसको आपको इन्वर्टेड कोड्स में ही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है कंप्यूटर को, ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपको रिजल्ट चाहिए उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का वो मिल जाए। ओके, मैंने कमांड गलत दे दी है। तो मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो वो एरर आ गया है, सिंपली इसको रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका
मेरे को जो भी आउटपुट आने थे वो मेरे को नेक्स्ट स्टेप में मिल गए। तो इस तरह से हम इवैल फंक्शन यूज करते हैं और इनपुट फंक्शन हम लोग ज्यादातर स्क्रिप्ट मोड में ही जाके यूज करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बेसिकली जो भी फंक्शन यूजर अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं तो उनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये हम राइट करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि हर एक स्टेटमेंट का कुछ पर्टिकुलर पर्पस होता है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से फंक्शन को डिफाइन और कॉल करते हैं पाइथन में। तो जब भी आपको फंक्शन को डिफाइन करना होता है तो सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना होता है, और उसके बाद आपको जो भी फंक्शन का नाम देना है अपने फंक्शन को, आप वो नाम देते हैं। सपोज अगर मेरे को फंक्शन का नाम एबीसी लिखना है तो मैं यहाँ पे एबीसी लिखूंगी। आपको विदाउट स्पेस देना होता है। अगर इनकेस आपको स्पेस देनी है तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद ब्रैकेट्स में, यानी कि ये जो इसके फंक्शन नेम के बाद हम ब्रैकेट्स डालते हैं, इसमें आपको जो भी पैरामीटर्स फंक्शन को प्रोवाइड करने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और हर एक पैरामीटर को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज करते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपने फंक्शन की डिक्लेरेशन खत्म कर दी, आपको ये टू कॉलन्स यूज करने होते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि फंक्शन की डिक्लेरेशन इस पॉइंट पे खत्म होगी, और उसके बाद जो भी आपने स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंडर लिखनी है वो आप सारी स्टेटमेंट्स उस पर्टिकुलर फंक्शन के नाम के नीचे लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया, अब उसको हम कॉल कैसे करेंगे। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हमें सिंपली पाइथन शेल पे फंक्शन का नाम लिखना होता है जो भी हमने डिफाइन करते टाइम फंक्शन को नाम दिया। उसके बाद हमें अगर तो कोई पैरामीटर्स हमें पास करना है तो हमें इन ब्रैकेट्स के बीच में पैरामीटर्स पास करने होते हैं। अगर हमारा फंक्शन कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा है तो हम उसको सिंपली ऐसे ही फंक्शन का नाम लिख के कॉल कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंडेंटेशन इन पाइथन। तो बेसिकली जब भी हम सी प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं तो उस फंक्शन के साथ जो भी हमने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी होती है तो वो स्टेटमेंट्स हम कर्ली ब्रैकेट में देते हैं, ताकि अगर कोई और यूजर हमारा प्रोग्राम यूज कर रहा है तो उसको समझ आ जाता है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जो कि इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में। तो पाइथन में हम ऐसा कोई भी ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। अगर हमें फंक्शन के बाद अगर 2 से 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है एक साथ, तो हम वो चीज यहाँ पे करते हैं इंडेंटेशन की हेल्प से। दैट इज कि हम पर्टिकुलर स्टेप्स ऑफ स्पेसेस प्रोवाइड करके एक ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स बना के फिर अपने फंक्शन को जब भी हम कॉल करते हैं तो वो सारी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट उस फंक्शन के साथ एग्जीक्यूट होती हैं। तो हम देखते हैं कि ये हम कैसे करते हैं। तो सपोज आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम ए है, तो आप चाहते हैं इसके साथ 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, दैट इज बी एंड सी। तो आप अगर ए के साथ चाहते हैं 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना तो आपको बी और सी के लिए सेम स्टेप्स ऑफ स्पेस देनी पड़ेगी। अब आप चाहते हैं सी के अंदर भी 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आपको और सर्टन स्टेप्स ऑफ स्पेसेस देनी पड़ेगी जो जितनी आपने यहाँ पे दी थी। अगर सपोज यहाँ पे आप 4 स्टेप्स ऑफ स्पेसेस दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगी अगर सी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। बी और सी तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ए वाला फंक्शन कॉल होगा। तो अब हम चाहते हैं जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो अगेन हमारी ए फंक्शन के साथ ही एग्जीक्यूट हो। इसका मतलब कि अगर बी एग्जीक्यूट हुई है, सी चाहे ना भी हो, लेकिन जो एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो ए के अंडर हो, तो हमें फिर सेम ही स्पेस देनी पड़ेगी जितनी हमने बी और सी के लिए दी थी। अब हम चाहते हैं एफ जो नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो ए के अंडर ना एग्जीक्यूट हो, यानी कि हमारा जो फंक्शन का ब्लॉक है वो सिर्फ इतना ही बना, जो जी है वो अलग से एक नई स्टेटमेंट आ जाएगी और वो ए के साथ एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी कि जब भी हम ए फंक्शन को कॉल करेंगे तो जी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, जी स्टेटमेंट खुद से ही एग्जीक्यूट होगी जब उसका नंबर आएगा पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करके देख लेते हैं। तो जब भी हमें फंक्शन क्रिएट करना होता है तो हम लोग डेफ कीवर्ड टाइप करते हैं, उसके बाद जो भी हमें फंक्शन को नाम देना है हम वो मेंशन करते हैं। तो मैं अपने फंक्शन को फंक्शन 1 नेम देना चाहती हूँ। उसके बाद हमें ये 2 ओपन ब्रैकेट्स मेंशन करनी होती है और फिर कॉलन का साइन। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की है मैं नेक्स्ट लाइन में आ गई हूँ और मेरे को स्पेसेस प्रोवाइड कर दी है। इस स्पेस को हम इंडेंटेशन कहते हैं।
तो अब मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगी वो इस फंक्शन के साथ ही एग्जीक्यूट होंगी जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली हेलो प्रिंट करवा देती हूँ। तो अगर मेरे को इस फंक्शन में और भी स्टेटमेंट्स करनी है तो मैं लिख सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं और कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करूँ इस फंक्शन के अंदर, तो मेरे को एक और बार एंटर की प्रेस करना है। तो मैं इस फंक्शन से बाहर आ गई हूँ। अब मेरे को इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन के नाम से कॉल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं फंक्शन में जो भी मैंने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की थी वो दोनों एग्जीक्यूट आ गई है। अब मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम फंक्शन से क्रिएट करके रखा है, हम अब उस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया है इस प्रोग्राम में वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन इस फंक्शन में आप देख सकते हैं कि मैं लेंथ एंड ब्रेथ दो आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ, यानी कि जब भी मेरे को अब इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो मेरे को लेंथ और ब्रेथ प्रोवाइड करनी होगी इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब हम रन करके देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। तो रन करने के लिए सबसे पहले मेरे को फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी। तो फंक्शन कॉल करते टाइम ही मेरे को दोनों आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ, तभी मेरे को अपना आउटपुट मिलेगा। अगर मैं फंक्शन कॉल करती हूँ और ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करती तो फिर क्या होगा, तो मेरे को एरर आ जाएगा कि आपके आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग है। तो अब हमने थोड़ी देर पहले एक सम का प्रोग्राम क्रिएट किया था, तो अब हम उस सम को फंक्शन में चेंज करके फिर रन करके देखते हैं। तो अब हम सम नाम का ही एक फंक्शन बनाते हैं। तो इस फंक्शन में मैं कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। तो स्टेटमेंट्स को मेरे को इंडेंटेशन के साथ मेंशन करना पड़ेगा ताकि ये सारी स्टेटमेंट्स इस फंक्शन के साथ रन हो। और अगर मैं यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं देती हूँ तो क्या होता है, तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट होगी जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अब जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूँगी तो मेरे को बोलेगा एंटर द फर्स्ट नंबर, देन एंटर द सेकेंड नंबर, देन मेरे को नेक्स्ट लाइन में अपना रिजल्ट मिल गया। और अगर हम इसी प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल कर ले, हम सम के बाद कॉल करके देखते हैं ताकि पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो और फिर हमारा फंक्शन कॉल हो। तो मैं जैसे ही इसको रन करूँगी तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड के साथ ही मेरे को एंटर फर्स्ट नंबर का मैसेज शो हो गया है, द सेकेंड नंबर, और मेरे को थर्ड लाइन में अपना रिजल्ट भी मिल गया है। तो आप प्रोग्राम के साथ ही फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, आप पाइथन शेल पे आके भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और हमेशा आप डेफ कीवर्ड के साथ अपने फंक्शन का नाम प्रोवाइड करके फंक्शन को क्रिएट करते हैं। और इस तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं विद इंडेंटेशन स्पेस। So that's all for today's video. Thank you. Please like the video and subscribe to our channel.